हेलो स्टूडेंट्स, अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मतलब क्या होता है? सेल्फ डिपेंडेंट होना। सेल्फ रिलायंस अंडर इंडियन कंडीशन, सेल्फ रिलायंस इंडियन कंडीशन में मतलब ये है कि जो हमारा एक्सटर्नल असिस्टेंस के ऊपर जो हमारी नीड है उसको ओवरकम करना, उससे बाहर निकलना, या अदर वर्ड्स में अगर हम बोले तो हम डेवलपमेंट हमारा हो बट थ्रू डोमेस्टिक रिसोर्सेज, फॉरेन कंट्रीज़ के रिसोर्सेज का यूज़ ना करें, हम डोमेस्टिक रिसोर्सेज का यूज़ कर ही हमारा डेवलपमेंट करें। इकोनॉमिक ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट करने के लिए 5 ईयर प्लान में ये भी स्ट्रेस किया गया कि हम हमारे ओन रिसोर्स यूज़ करें और जो हमारा डिपेंडेंस है फॉरेन कंट्रीज़ पे वो रिड्यूस हो जाए। तो सेल्फ रिलायंस में 2 रीजंस बताए गए। एक तो ये कि रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस, क्यों? क्योंकि एज इंडिया अब जो है रिसेंटली फॉरेन कंट्रोल से फ्री हो गई है, तब बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंस है वो कम कर दिया जाए या वो कम हो जाए, स्पेशली फूड ग्रेन्स में। ठीक है, तो इसलिए अब टारगेट क्या कर रहे हैं हम? सेल्फ रिलायंस होना, दैट इज़ टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ फॉरेन कंट्रीज़। नेक्स्ट इज़ टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस, नेक्स्ट इज़ फॉरेन इंटरफेरेंस को अवॉइड करना। ये डर था कि अगर इम्पोर्टेड फूड सप्लाई पे हमारा डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, फॉरेन टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया या फॉरेन कैपिटल पे डिपेंडेंस बढ़ गया, तो ऐसा नहीं हो कि फॉरेन कंट्रीज़ हमारे यहाँ पे वापस से इंटरफेयर करने लग जाए जैसे कि ब्रिटिशर्स करती थी। इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया कि अब हम सेल्फ रिलायंस हो ताकि हमारा फॉरेन डिपेंडेंस भी कम हो, फॉरेन डिपेंडेंस है ना, फॉरेन डिपेंडेंस भी कम हो और साथ साथ में जो फॉरेन इंटरफेरेंस है वो भी हम अवॉइड कर सकें। नाउ नेक्स्ट इज़ इक्विटी, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस तो अचीव होंगे ही सही। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें हमारे लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव करना है और वो हम कैसे कर सकते हैं? बाय गिविंग दैम इक्वल ट्रीटमेंट। सो बहुत ज़रूरी है कि बेनिफिट जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी का बेनिफिट है वो हर सेक्शन को मिले, रिच एज वेल एज पुअर को भी मिले। ठीक है, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस के ऑब्जेक्टिव के साथ साथ इक्विटी का जो इम्पोर्टेंस है वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। इक्विटी का मतलब ये कि हर इंडियन जो है अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके, फूड, हाउस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, जो भी उनकी बेसिक नीड्स है वो पूरा कर सके, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में इनइक्वालिटी हो रही है कि किसी के पास बहुत पैसा है किसी के पास बहुत कम है, वो रिड्यूस हो सके। तो या इन शॉर्ट अगर हम बोल दें तो इक्विटी जो है वो इसलिए है ताकि हम लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव कर सकें और सोशल जस्टिस प्रमोट कर सकें। नाउ अब तक तो हमने ये पढ़ लिया कि हमारे 5 ईयर्स प्लान में ये गोल्स हैं, 4 गोल्स थे। कौन कौन से थे? मॉडर्नाइजेशन है ना, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी और ग्रोथ। ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। ठीक है, अब हम इसको एग्रीकल्चर के टर्म्स में देखेंगे कि एग्रीकल्चर में क्या क्या हमें चेंज करना पड़ेगा ताकि हम ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस अचीव कर सकें। तो एग्रीकल्चर, प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा कि ब्रिटिश रूल के टाइम पर ना हमारे एग्रीकल्चर में ना तो हम ग्रोथ कर पाए ना ही इक्विटी ला पाए। तो इंडिपेंडेंस के बाद लैंड टेन्योर सिस्टम में बहुत सारे इंटरमीडियरीज थे, ज़मींदार थे, ठीक है, जो क्या करते थे? उनसे रेंट कलेक्ट करते थे, लगान कलेक्ट करते थे, किससे? टीलर ऑफ द सॉइल, फार्मर से। ठीक है, उस समय एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती थी, एज अ रिज़ल्ट हम लोगों को यूएसए से फूड इंपोर्ट करना पड़ता था। और हमें पता था कि क्योंकि हमारे यहाँ पे 75% लोग जो है वो एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, तो अब बहुत ज़रूरी था कि 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल जो है एग्रीकल्चर का वर्क ही कर रहे हैं। अब हम देखते हैं फीचर्स या प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो पहला तो ये कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा जो प्रोडक्शन था वो बहुत ज़्यादा लो था। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जितनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, एक ये प्रॉब्लम थी। हाईली डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, हमारे यहाँ पे जो फार्मर्स थे वो बहुत ज़्यादा रेनफॉल के ऊपर डिपेंड थे। ठीक है, और जिस समय रेनफॉल नहीं हो पाती थी उस समय ग्रोथ जो है वो बहुत कम होती थी, ग्रोथ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती थी एग्रीकल्चर। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, हमारे यहाँ पे फार्मर्स का मेन मोटिव यही होता था कि जो हमें चाहिए वो ग्रो कर लें।
ठीक है। और उस समय क्योंकि वो रेनफॉल के ऊपर डिपेंड रहते थे तो उस समय उनके पास ज़्यादा ग्रोथ होता नहीं था। एज अ रिज़ल्ट वो सिर्फ उतना ही ग्रो कर पाते थे कि उनकी फैमिली नीड्स पूरी हो सके। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, उस समय वो लोग जब टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे बहुत आउटडेटेड होती थी। हार्वेस्टिंग जो है वो जनरली मैन्युअली करते थे, मतलब खुद हाथ से करते थे, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता था। इवन बहुत टेनेंट्स और लैंडलॉर्ड्स में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते थे, क्योंकि फार्मर्स जो है कॉन्ट्रैक्ट में फंस जाते थे लैंडलॉर्ड के, और उसके बाद लैंडलॉर्ड जो है उनसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता था फार्मर्स से, जिसकी वजह से वो लोग अपनी नेसेसिटीज़, जो नेसेसरी थिंग्स हैं वो भी पूरी नहीं कर पाते थे। नेक्स्ट देखते हैं हम पॉलिसीज़ फॉर ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। अब अगर हम एग्रीकल्चर ग्रोथ चाहते हैं तो हमें क्या पॉलिसीज़ अडॉप्ट करना चाहिए। तो पहला तो है लैंड रिफॉर्म, मतलब लैंड होल्डिंग में चेंजेस की जाए, ठीक है, लैंड ऑनरशिप में चेंजेस की जाए, और ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया जाए, दैट इज़ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में अब हम क्या करें, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में HYV सीड्स, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स यूज़ करें, मतलब मॉडर्न फार्मिंग मेथड इंट्रोड्यूस करें। पहला देखते हैं लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म का मतलब होता है चेंज इन द ऑनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग, मतलब जो लैंड के ऑनर्स हैं उनको चेंज करना। लैंड रिफॉर्म मेजर्स जो है वो बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जहाँ पे लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है लैंड ऑनर्स में, ठीक है। बहुत ज़रूरी था कि लैंड रिफॉर्म सिस्टम इंडिया जैसे कंट्री में भी अडॉप्ट हो, क्योंकि जहाँ जहाँ ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर करते हैं वहाँ पे लैंड रिफॉर्म होना बहुत ज़रूरी था। लैंड रिफॉर्म बहुत ज़रूरी था। लैंड रिफॉर्म में बहुत ज़रूरी था कि इक्विटी लाई जाए। इक्विटी मतलब हर जनों को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड रिफॉर्म्स में क्या किया जाए, इंटरमीडियरीज़ को एबोलिश किया जाए, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज़ को हटाया जाए। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए इंटरमीडियरीज़ को हटाने के लिए, और क्या करा, जो टीलर्स, जो एक्चुअली फार्मर्स हैं उनको ही ऑनर बना दिया जाए, जिसमें उन्होंने क्या किया, द आइडिया बिहाइंड दिस स्टेप वाज, आइडिया ये था कि जो लैंड की ऑनरशिप है, ठीक है, वो एक्चुअल टीलर को दे दी जाए, ताकि एक्चुअल टीलर जो है वो और अच्छे से काम करेगा और प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ पाएगा। एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज़ के बाद अराउंड 200 लाख टेनेंट्स जो है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के कॉन्टैक्ट्स में आ गए। ऑनरशिप राइट जो है टेनेंट्स को ग्रांट कर दी गई, और उन्हें साथ साथ में कुछ पैसा भी दिया गया, जिससे कि वो अपना आउटपुट बढ़ा सके और अपने एग्रीकल्चर में ग्रोथ ला सकें। हाउएवर जो इक्विटी है वो पूरी तरीके से नहीं अचीव हो पाई अबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज़ के बाद भी, मतलब इंटरमीडियरीज़ के हटाने के बाद भी जो हम इक्विटी चाहते थे वो अचीव नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि सम एरियाज़ में जो ज़मींदार थे वो अभी भी लार्ज एरियाज़ ऑफ लैंड ऑक्यूपाई कर रहे थे, मतलब अभी भी आज भी उनके पास बहुत सारी लैंड थी ज़मींदार के पास, ठीक है। और ये सब कुछ कैसे हुआ, लॉज में कुछ भी लूप होल्स देखे, लॉज में कुछ भी उन्होंने देखा कि ये किया जा सकता है, तो उससे उन्होंने चीटिंग करके स्टिल लैंड रिफॉर्म्स में चेंजेस करने के बाद भी ज़मींदार के पास बहुत सारी लैंड थी। कुछ केसेस में टेनेंट्स जो हैं उनको हटाई दिया गया और ज़मींदार ने बोला कि हम तो खुद ही कल्टीवेशन कर लेंगे, ठीक है, पर हम हमारी ज़मीन नहीं देंगे। इवन आफ्टर गेटिंग द ऑनरशिप ऑफ लैंड, इवन ऑनरशिप मिलने के बाद भी पुअरेस्ट एग्रीकल्चर लेबर जो है उनको लैंड रिफॉर्म से ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो पाया। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स में क्या किया, तो लैंड सीलिंग कर दी, दैट इज़ मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दी लैंड की, कि इससे ज़्यादा कोई भी ऑन नहीं कर सकता। और गवर्नमेंट ने कह दिया कि बियॉन्ड द स्पेसिफाइड लिमिट, इससे ज़्यादा अगर लिमिट हुई तो सारी जो बची हुई लैंड है उस पर्टिकुलर पर्सन की वो गवर्नमेंट ले लेगी, और गवर्नमेंट उन लोगों में एलोकेट कर देगी जो कि लैंडलेस हैं। तो लैंड सीलिंग का मेन पर्पस यही था कि जो लैंड ऑनरशिप का कॉन्सेंट्रेशन है कि बहुत लोगों के पास, किसी के पास तो बहुत ज़्यादा लैंड है और किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है, तो लैंड सीलिंग का पर्पस यही था कि ये कॉन्सेंट्रेशन है उनको रिड्यूस हो जाए, ठीक है। लैंड सीलिंग से इक्विटी भी आएगी, बट हाउएवर लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन जो है वो भी बिग लैंडलॉर्ड्स ने ज़्यादा टाइम तक चलने नहीं दिया। उस लैंड सीलिंग को जब तक इम्प्लीमेंट किया जाता था उस डिले टाइम में जो वो लोग थे, जो रिच पीपल्स थे या जिनके पास बहुत सारी लैंड हुआ करती थी, वो लोग क्या करते थे, तब तक अपनी लैंड जो है वो क्लोज रिलेटिव्स को ट्रांसफ़र कर देते, और जिससे स्केप कर लेते थे लॉ में।
अब कंक्लूजन देखते हैं तो लैंड रिफॉर्म जो है वो सक्सेसफुली केरला और वेस्ट बंगाल में तो अप्लाई हो गया, पर क्यों? क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो बहुत कमिटेड थी, उन्होंने लैंड रिफॉर्म सिस्टम बहुत अच्छे से अडॉप्ट करवाया। बट अनफॉर्चुनेटली अदर स्टेट्स में वो इतना अच्छे से अप्लाई नहीं हो पाया क्योंकि गवर्नमेंट ने पूरे कमिटमेंट के साथ वो वर्क नहीं किया। नाउ न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी लेके आए। एक तो लैंड रिफॉर्म सिस्टम में क्या किया, इंटरमीडियरीज हटा दिए और साथ साथ में लैंड सीलिंग कर दी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड फिक्स कर दी कि इससे ज़्यादा अगर हुई तो वो गवर्नमेंट को दे दी, गवर्नमेंट रख लेगी और गवर्नमेंट रखने के बाद लैंडलेस लेबर्स में बांट देगी। बट वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि जो रिच फार्मर्स थे वो लोग क्या करने लगे, उन लैंड को अपने रिलेटिव्स के नाम पर शिफ्ट करने लगे ताकि गवर्नमेंट को वो लैंड ना देना पड़े। नाउ न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी में क्या किया, ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आए। तो न्यू स्ट्रैटेजी जो है वो इंडिया में अडॉप्ट की गई, कब? थर्ड प्लान में, है ना, ड्यूरिंग थर्ड प्लान मतलब 1960 में उसको अडॉप्ट किया गया। दैट इज़ जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इंडिया में फॉलो की जाती थी उसको अब रिप्लेस कर दिया गया मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से। इस स्ट्रैटेजी का मेन एम यही होता था कि किसी भी तरीके से एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन और उसके प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जाए बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू मॉडर्न इनपुट्स लाइक फर्टिलाइज़र, उन लोगों को लोन देकर या फिर कोई मार्केट फैसिलिटीज़ देकर कैसे भी कर उनका प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाया जाए, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन देखते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे 75% जो कंट्री की पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थी। इंडिया का एग्रीकल्चर जो है मॉनसून के ऊपर डिपेंड होता था, फार्मर्स जो है मॉनसून के ऊपर डिपेंड रहते थे। जिस समय मॉनसून नहीं आया फार्मर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। ठीक है, उस समय एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम हुआ करती थी क्योंकि वो लोग आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे इस वजह से, और साथ साथ में उस समय कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल नहीं था, कोई ऐसी मशीन्स वगैरह भी उस समय वो लोग यूज़ नहीं करते थे, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बहुत कम था। एज ए रिजल्ट ऑफ इंटेंसिव एंड कंटिन्यूस एफर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के कंटिन्यूस एफर्ट्स की वजह से अब जहां एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बहुत कम था उसको ब्रोकन डाउन कर लिया ग्रीन रिवॉल्यूशन ने। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया विद द हेल्प ऑफ HYV सीड्स। HYV सीड्स मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ कर जहाँ पहले ट्रेडिशनल सीड्स यूज़ किए जाते थे अब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज़ किए जाने लगे, जिससे कि प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। नाउ अब HYV सीड्स मेन रीज़न फॉर एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ये वाला टॉपिक। ओके बाय।